इस वीडियो में इंडक्टर्स इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम रिकैप देखेंगे पिछले वीडियो में क्या हुआ था। इंडक्टेंस ये देखे थे। इंडक्टेंस में टू टाइप्स होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टर्स भी देखा था, उसको कॉइल्स भी कहते हैं और टू टाइप्स के रहते हैं, फिक्स्ड इंडक्टर्स एंड वेरिएबल इंडक्टर्स। फिक्स्ड इंडक्टर्स में थ्री टाइप्स रहते हैं, एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर इंडक्टर्स। जबकि वेरिएबल इंडक्टर्स में टू टाइप्स के रहते हैं, फेराइट कोर वेरिएबल इंडक्टर्स और लार्ज वैल्यू इंडक्टेंस कॉइल्स। अभी इस वीडियो में हम टोटल 10 पॉइंट्स देखेंगे इंडक्टर्स के अंदर। तो इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स इन सीरीज विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। थर्ड है स्ट्रे इंडक्टेंस। फोर्थ है एनर्जी स्टोर्ड बाय कॉइल। फिफ्थ है इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिक्स्थ है डीसी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। सेवंथ है इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय अ कॉइल। एट्थ है कॉइल एंड कोर लॉसेस। नाइन्थ है क्यू फैक्टर ऑफ एन इंडक्टर और 10 है ट्रबल्स इन कॉइल्स। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी पहला है इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये फिगर ए है, L1 और L2 ये सीरीज सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया गया है यहाँ पे और इनपुट दे रखा है। और यहाँ पे फिगर बी L1 और L2 ये पैरेलल कनेक्शन है, L1 और L2 का। इन फिगर ए इंडक्टेंस LA, टोटल सर्किट का इंडक्टेंस सीरीज कनेक्शन में इस प्रकार देते हैं, LA इज इक्वल टू L1 प्लस L2, यानी कि दोनों का एडिशन। इन जनरल LA इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि जितना भी इंडक्टर सीरीज में लगवाया है उनका सिंपली एडिशन होता है सीरीज में। और द इंडक्टेंस LB इन पैरेलल इज गिवन बाय LB इज इक्वल टू, पैरेलल कनेक्शन में टोटल सर्किट का इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 पैरेलल L2, यानी कि इज इक्वल टू L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, यानी कि 1/LB इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। इन जनरल ये फॉर्मूला है पैरेलल कनेक्शन का, 1/LB इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितना भी पैरेलल में सर्किट के अंदर जितना भी पैरेलल में इंडक्टर्स लगवाया है उनका रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। या फिर इस प्रकार हम न्यूमरेटर साइड में सभी इंडक्टर्स वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सभी इंडक्टेंस वैल्यू का एडिशन। LA इज इक्वल टोटल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट इन सीरीज है और LB क्या है, टोटल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट इन पैरेलल। अभी सेकंड पॉइंट हमारा था इंडक्टेंस इन सीरीज विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M के साथ सीरीज में जोड़ा गया इंडक्टर्स का टोटल इंडक्टेंस वैल्यू कितना है। अभी इसके अंदर द टोटल सर्किट इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, जितना भी सर्किट का इंडक्टेंस है वो ये टू फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट M, एंड दूसरा है वेदर द कॉम्बिनेशन इज सीरीज एडिंग एंड और सीरीज ऑपोजिट। इसके अंदर सीरीज में अगर दोनों कॉइल्स के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो फिर दो कॉम्बिनेशन उसमें रहते हैं, सीरीज एडिंग और सीरीज ऑपोजिंग। तो देखना होगा कि सीरीज एडिंग रहता है या सीरीज ऑपोजिंग, वो क्या रहता है। अभी यहाँ पे फिगर ये जो है ये सीरीज एडिंग कनेक्शन है और फिगर बी ये है सीरीज ऑपोजिंग कनेक्शन। अभी फिगर ये जो है L1 और L2, इसके अंदर का जो करंट फ्लो है ये सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जबकि सीरीज ऑपोजिंग कनेक्शन में इसके L1 के अंदर का जो करंट है ये इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, जबकि इधर से करंट होके L2 में से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो L1 सीरीज एडिंग में L1 और L2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के उनकी पोलैरिटी सेम रहती है, जबकि सीरीज ऑपोजिट में यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट होने के कारण इनके मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इन सीरीज एडिंग कनेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो through the coils such that their magnetic fields are in the same direction.
यहाँ पे सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में यहाँ पे है L1 और L2, ये सीरीज कनेक्शन के एक ही डायरेक्शन में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि दोनों के पोलैरिटी, मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटी है वो सेम है, इसलिए ये दोनों भी देन दे एड ईच अदर, यानी कि वो दोनों को एक साथ एक दूसरे की सहायता करते हैं, यानी कि एक दूसरे के जो इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर इसको हम सीरीज एडिंग कनेक्शन बोलते हैं। और सीरीज अपोजिंग, अभी इसका टोटल इंडक्टेंस कितना है सीरीज एडिंग में, LA इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन कॉइल्स का इंडक्टेंस वैल्यू का L1 प्लस L2 और प्लस 2M, इसका एक M और इसका एक M प्लस M 2M, और वो दोनों के बीच में एडिंग सीरीज एडिंग है ना, तो प्लस साइन आता है। इसके ऊपर एक डिपेंड करता है ये साइन के ऊपर, और ये इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है उसके ऊपर। ये जो है सीरीज एडिंग का फॉर्मूला है, LA इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। अभी सीरीज ऑपोजिंग में क्या रहता है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इज सच दैट द टू फील्ड्स अपोज टू ईच अदर। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे इधर से करंट इसमें से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, जबकि इधर से जाके L2 में से इधर फ्लो हो रहा है, यानी कि दोनों का करंट डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। तो मैग्नेटिक ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के ऑपोजिट टू ईच अदर है, उनकी पोलैरिटी ऑपोजिट है। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज सच दैट द टू फील्ड्स अपोज टू ईच अदर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड पोलैरिटी ऑफ ईच कॉइल इज ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर ऐसा रहा तो उसको सीरीज ऑपोजिंग कनेक्शन कहते हैं। और इसमें टोटल इंडक्टेंस कितना देते हैं, LB इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ये इम्पोर्टेंट ये है, ऑपोजिंग का माइनस साइन और एडिंग का प्लस साइन, और 2M, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, L1 का M और प्लस L2 का M, दोनों का 2M, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 2M। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे सीरीज एडिंग कनेक्शन के इक्वेशन को, और सीरीज ऑपोजिंग का 2। तो दोनों के इसमें से हमको M की वैल्यू मिलती है, M इज इक्वल टू LA माइनस LB डिवाइडेड बाय 4, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। अभी थर्ड पॉइंट है स्ट्रे इंडक्टेंस। अभी स्ट्रे इंडक्टेंस ये जो है ये अनवांटेड इंडक्टेंस है, जो कि वायर वाउंड रेजिस्टर और कनेक्टिंग लीड्स में रहता है। वायर वाउंड रेजिस्टर किस लिए कहते हैं कि ये जो है वो वायर है जो कि हम कोर के ऊपर वाउंड करने वाले हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है जो कि इनहेरेंटली प्रेजेंट रहता है, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है, उसको हम वायर वाउंड रेजिस्टर एज ए कंसिडर करेंगे, वायर वाउंड रेजिस्टर। और कनेक्टिंग लीड्स वो जो कनेक्शन के लिए, तो उनके अंदर का जो इंडक्टेंस रहता है वो उसको स्ट्रे इंडक्टेंस कहते हैं, जो कि अनवांटेड इंडक्टेंस रहता है। अभी फॉर एग्जांपल जो है कि समझो 10 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग वायर लिया जिसका डायमीटर है 1 mm, तो उसका जो इंडक्टेंस वैल्यू है 0.1 माइक्रो हेनरी इतना रहता है। ये जो है ये लो फ्रीक्वेंसी को इतना इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि इट डज नॉट इफेक्ट एट लो फ्रीक्वेंसी, मगर ये जो है ये ट्रबलसम कर सकता है इन मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज एप्लीकेशन में स्ट्रे इंडक्टेंस वैल्यू है ये हमको दिक्कत कर सकता है, इसलिए जो कनेक्टिंग लीड्स है मेक शॉर्ट, यानी कि उसको शॉर्ट किया जाता है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो कम की जाती है इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में, स्ट्रे इंडक्टेंस को कम करने, रिमूव करने के लिए। और वायर वाउंड रेजिस्टर में भी एक कंसिडरेबल स्ट्रे इंडक्टेंस होता है, इसमें भी स्ट्रे इंडक्टेंस को, ये वायर वाउंड रेजिस्टर को रिमूव करने के लिए नॉन इंडक्टेंस वायर का यूज करते हैं। नॉन इंडक्टिव बोले तो उसके अंदर इस तरह हम वाउंड ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह वाउंड करते हैं कि उनके एडजेसेंट जो लगत के जो साइड बाय साइड के जो टर्न्स होते हैं उनके अंदर का करंट फ्लो ऑपोजिट होता है, जिसके कारण हर एक टर्न्स के ऊपर का एक दूसरे के ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि
टोटल इंडक्टेंस कैंसिल करता है। तो इस तरह हम स्ट्रे इंडक्टेंस भी रिमूव कर सकते हैं। अब ये फोर्थ पॉइंट है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉइल। कॉइल कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है और कैसे, वो देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहता है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। करंट के कम ज्यादा होने के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम ज्यादा होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट फ्लो इंडक्टर में से इंक्रीज होता है उस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये जो है ये एनर्जी एक तो सर्किट या फिर अप्लाइड वोल्टेज सोर्स के तरफ से ये एनर्जी लेता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होता है। और ये जो एनर्जी लेता है ये स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। अभी ये एनर्जी जो लेता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। और जब करंट फ्लो डिक्रीज होता है उस समय ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होता है। ये डिक्रीज होने का मतलब रिटर्न्स एनर्जी टू द सर्किट, वापस ये जो स्टोर किया हुआ एनर्जी है या फिर जितना लिया है ये एनर्जी जो और वो स्टोर किया हुआ है ये वापस सर्किट को रिटर्न करता है, वापस करता है, दे देता है जितना लिया है उतना। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉइल इज गिवन एज, इसको हम ई बोलेंगे कैपिटली 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, जहाँ पे ई जो है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉइल है और L जो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और I जो है करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। तो ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड, इसका यूनिट है जूल्स। इतना जूल्स 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर बाय कॉइल का। फिफ्थ पॉइंट है इंडक्टिव रिएक्टेंस। मीन्स क्या है कि ऑपोजिशन है टू द करंट फ्लो। जब करंट फ्लो होता है इंडक्टर में वो चेंज होता है, यानी कि एसी करंट फ्लो होता है इंडक्टर के अंदर, तो उसको वो रिएक्ट करता है, यानी कि अपोज करता है उस चेंज को। तो किस तरह ये रिएक्ट करता है? बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ और वोल्टेज इन द कॉइल। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये क्या करता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लो को अपोज करता है। तो इस टेंडेंसी को, इस ऑपोजिशन को ही हम एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और ये दिया जाता है एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ओमेगा वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकंड। और यह पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट की। तो ये एक्सेल किस पर डिपेंड रहता है? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट और दूसरा है साइज ऑफ इंडक्टर। ये दो फैक्टर्स पर ये एक्सेल डिपेंड करता है। यहाँ तो सीधा दिखा है 2 पाई, ये जो है ये कांस्टेंट रहता है, एल की वैल्यू कांस्टेंट, तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और ये साइज, इंडक्टर की साइज कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल की वैल्यू 0 हो सकती है जब फ्रीक्वेंसी 0, यानी कि ये डीसी करंट फ्रीक्वेंसी 0 यानी कि 0 फ्रीक्वेंसी को ऑफर्स नो रिएक्टेंस, वो रिएक्टेंस देता नहीं है। 0 फ्रीक्वेंसी यानी कि डीसी को, डीसी करंट 0 फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है? डीसी करंट की रहती है। उसको वो एक्सेल की वैल्यू 0 रहती है, यानी कि वो रिएक्टेंस अपोज नहीं करता है डीसी करंट को। लेकिन अभी डीसी करंट को ये रिएक्टेंस नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि जो बाय डिफॉल्ट या फिर इनहेरेंटली प्रेजेंट डीसी रेजिस्टेंस रहता है हर एक कॉइल का, ये अपोज करेगा। ये डीसी रेजिस्टेंस इस डीसी करंट को अपोज करता है, जिसकी वैल्यू वेरी 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 स्मॉल रहती है। अभी जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एक्सेल भी इंक्रीज होता है। अभी ये एक्सेल जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। हायर द फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई रहे तो एक्सेल की वैल्यू भी ग्रेटर रहती है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एक्सेल की वैल्यू ये डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इंडक्टेंस वैल्यू। इस फॉर्मूला
ये इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ये फॉर्मूला है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2πfl का इस फॉर्मूले के जरिए रिलेशनशिप का हमको आइडिया मिल जाता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है और इंडक्टेंस यानी कि साइज ऑफ द इंडक्टर है। तो इस प्रकार डीसी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब ये डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ओमिक रेजिस्टेंस रहता है। कॉइल बनाने के लिए जो वायर का यूज किया जाता है उसमें एक इनहेरेंटली प्रेजेंट ओमिक रेजिस्टेंस रहता है। ये डिपेंड रहता है किसके ऊपर? वायर के थिकनेस के ऊपर, और दूसरा पॉइंट है उसकी लेंथ के ऊपर, इट्स लेंथ यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये दो चीज पर ओमिक रेजिस्टेंस यानी कि डीसी रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल है आरएफ कॉइल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स, उसकी इंडक्टेंस वैल्यू ये सेवरल मिली हेनरी तक होती है, जिसको नंबर ऑफ टर्न्स लगते हैं रिक्वायर्ड होते हैं 10 to 100। अभी लेंथ है तो लेंथ और थिकनेस, तो उसका डीसी रेजिस्टेंस ये जो रहता है उसको आर नॉट से डिनोट करते हैं। तो रहता है 1 से 20 ओम्स के बीच में अप्रोक्सीमेटली, यानी कि डीसी रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है 1 to 20 ओम्स आरएफ कॉइल्स में, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स में। 7th पॉइंट है इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल। जो कॉइल करंट फ्लो को इन द फॉर्म ऑफ एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस एज वेल एज आर नॉट डीसी रेजिस्टेंस उसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें डीसी रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है। तो करंट फ्लो को प्रैक्टिकल इंडक्टर्स में ये वैल्यू रहती है डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू, और ये बहुत स्मॉल रहती है, वेरी स्मॉल। इंडक्टर में एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस आर नॉट भी होता है, तो वो दोनों के फॉर्म में अपोज करता है करंट को, एक्सएल और आर नॉट के फॉर्म में। तो ये जो कंबाइंड अपोजिशन है ऑफ एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आर नॉट टू द करंट फ्लो को, दोनों का मिला के जो अपोजिशन होता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ द इंडक्टर। और Z इज नॉट इक्वल टू एक्सएल प्लस आर, ऐसा नहीं रहता है, एरिथमेटिक एडिशन नहीं रहता है इसमें, बल्कि क्या रहता है? वेक्टर एडिशन रहता है। Z इज इक्वल टू एक्सएल एंड आर का, आर नॉट का, तो वेक्टर एडिशन रहता है। एक फिगर है ये समझो, और एक फॉर एग्जांपल की फिगर है, आर नॉट की वैल्यू 3 ओम, एक्सएल की वैल्यू 4 ओम, सभी ओम्स में इनकी वैल्यू रहती है, चाहे रेजिस्टेंस तो रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी ओम्स में वैल्यू रहती है, और इम्पीडेंस की वैल्यू ओम्स में रहती है। फिगर एक इम्पीडेंस ट्रायंगल। अभी Z की वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये Z इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट की ये वैल्यू है, और नॉट इक्वल टू आर प्लस एक्सएल। अंडर स्क्वायर रूट में आता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऐसा नहीं आता है कि आर प्लस एक्सएल, सिंपली एडिशन नहीं होता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू, Z की वैल्यू निकालनी है। आर नॉट की वैल्यू दी है 3 ओम यानी कि 3 स्क्वायर, प्लस एक्सएल की वैल्यू दी है 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 25 मीन्स 5 ओम। अगर इसका सिंपली एडिशन किया तो 3 + 4 7 ओम, जो कि नहीं है, नॉट इक्वल टू 7 ओम, तो ये 5 ओम से आता है। और Z का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कॉइल एंड कोर लॉसेस, दो टाइप के लॉसेस होते हैं, कॉइल के अंदर और एक कोर के अंदर। कॉइल के अंदर दो टाइप का वो लॉसेस होते हैं, पहला जो है बाय कॉइल रेजिस्टेंस, और दूसरा है फ्लक्स लीकेज। ये फ्लक्स लीकेज मैं बताऊंगा अभी। और कोर के अंदर होता है हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा है इडी करंट लॉस। क्या होता है कि कॉइल एंड कोर लॉसेस में प्रैक्टिकल इंडक्टर में क्या होता है, जो भी स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के स्वरूप में लॉस्ट होती है, जो कि वापस सर्किट को रिटर्न नहीं मिलती है। अब यहाँ पे ये जो एंगल फाई दिया है
तो ये फेज डिफरेंस को दिखाता है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट करंट के बीच में का फेज डिफरेंस या फिर एंगल ऑफ फेज शिफ्ट रहता है करंट और वोल्टेज के बीच में का। अभी यहाँ पे जो इसका सोर्स, ये जो लॉस्ट एनर्जी का सोर्स कौन रहता है, कॉइल और कोर के अंदर के सोर्सेस रहते हैं जो स्टोर्ड एनर्जी को हीट के स्वरूप में लॉस्ट होते हैं, और वो एनर्जी एक बार लॉस्ट हुई तो सर्किट को रिटर्न नहीं होती है प्रैक्टिकली इंडक्टर में। अभी इंडक्टर जो बनाते हैं, जिस वायर में बनाते हैं कॉपर वायर, उसके अंदर एक इनहेरेंटली डीसी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। रेजिस्टर क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि एनर्जी डिसिपेट, यानी कि एनर्जी वेस्ट होती है। कॉइल लॉस किसको बोलते हैं, ये डीसी रेजिस्टर, कॉइल के डीसी रेजिस्टेंस के कारण जो एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, उसको हम कॉइल लॉस बोलते हैं। और फिर हम प्रैक्टिकल इंडक्टर हम शो कर सकते हैं कि इंडक्टेंस इन सीरीज विथ स्मॉल रेजिस्टेंस आर नॉट, तो ये रेजिस्टेंस की वजह से कॉइल लॉस होता है। और दूसरा है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज के कारण, यानी कि कुछ फ्लक्स होते हैं तो वो अनेबल होते हैं, फिर फेल होते हैं, फेल्स टू लिंक द टर्न्स ऑफ कॉइल। अभी करंट जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कुछ फ्लक्स कॉइल्स के टर्न्स के ऊपर तो वो लिंक नहीं हो पाते, वो फेल हो जाते हैं। तो ये जो फेल्ड फ्लक्स है, जो लिंक नहीं हो पाते, उसको हम फ्लक्स लीकेज बोलते हैं। ये फ्लक्स जो है, ये सेम एनर्जी सर्किट में से लेते हैं, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए लेते हैं, लेकिन वो फेल होने के कारण सर्किट को वो एनर्जी नहीं लौटा पाते, नॉट रिटर्न्स टू सर्किट। सर्किट को वो सेम एनर्जी रिटर्न नहीं कर पाते, ये जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। तो ये फ्लक्स लीकेज के कारण कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है। कोर के ऊपर जो है हिस्टेरिसिस लॉस, ये इसके कारण होता है रिटेंटिविटी ऑफ कोर मटेरियल। रिटेंटिविटी का मतलब क्या है कि मूलभूत धारणा, कोर का जो मटेरियल होता है, इस मटेरियल की वजह से ये हिस्टेरिसिस लॉस होता है, जो कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। इस मटेरियल का कुछ क्या बोलेंगे उसको, इस मटेरियल का कुछ गुणधर्म होगा शायद, तो उसकी वजह से ये हिस्टेरिसिस लॉस हम एज्यूम करते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस है। और एडी करंट लॉस, ये जो करंट, एडी करंट जो होता है, ये करंट इंड्यूस्ड इन मैग्नेटिक कोर। तो ये मैग्नेटिक कोर में जो करंट छोड़ा जाता है या फिर करंट उसमें जाता है, करंट इंड्यूस होता है, उसके कारण जो लॉस होता है, जो एनर्जी वेस्ट होती है, उसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो जो ये दोनों के कारण जो एनर्जी वेस्ट होती है, ये हिस्टेरिसिस और एडी, इसके कारण जो एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी लॉस्ट होते है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट होती है और हीट के स्वरूप में छोड़ी जाती है। तो इससे बचने के लिए ये हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये दोनों को रिमूव या फिर मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा कोर है, वो कोर लैमिनेटेड करते हैं। लैमिनेटेड इस तरह किया जाता है कि लैमिनेशंस ऑफ थिन सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील, इस मटेरियल से बहुत ही पतले लैमिनेशंस किए जाते हैं, जो कि कोटेड विथ, जिसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, कोटेड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है, उससे उन लैमिनेशंस को कोटिंग किया जाता है, और वो लैमिनेशन थिन सिलिकॉन स्टील से बने होते हैं। इससे अगर हम लैमिनेटेड कोर का यूज करें, तो ये दोनों हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को हम रिमूव कर सकते हैं या फिर मोस्टली मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यू फैक्टर ऑफ द कॉइल। कॉइल का क्यू फैक्टर क्या है कि ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द कॉइल टू स्टोर एनर्जी एज कंपेयर टू एबिलिटी ऑफ द कॉइल, या फिर रिएक्टिव डिवाइस भी बोलेंगे इसको, रिएक्टिव डिवाइस। कॉइल से लेके जितने भी रिएक्टिव डिवाइस है, उनकी एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी एज कंपेयर टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विद इन द डिवाइस। एनर्जी स्टोर करने के
जो कितनी काबिलियत है रिएक्टिव डिवाइस के अंदर एनर्जी डिसिपेट करने के मुकाबले, तो उसको हम क्यू फैक्टर बोलते हैं। इसको हम क्यू फैक्टर को सिंपली क्यू भी कहते हैं या फिर फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। क्यू फैक्टर हाई का मतलब लिटल, लो या फिर लिटल बोलेंगे उसको, लिटल। फिर एनर्जी डिसिपेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज के मुकाबले एनर्जी डिसिपेशन बहुत ही कम है। और लो क्यू फैक्टर मीन्स क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड एज लार्ज एज एनर्जी स्टोरेज। तो ये एनर्जी डिसिपेटेड, ये एनर्जी स्टोरेज जितना ही ज़्यादा है, इसका मतलब लो क्यू फैक्टर का मतलब। और इसको मैथमेटिकली क्यू फैक्टर की वैल्यू दी जाती है एनर्जी डिसिपेटेड, सॉरी एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी स्टोर जो है, ये एनर्जी स्टोर इसको ई बोलेंगे, और एनर्जी डिसिपेटेड, अभी ये एनर्जी स्टोर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, यानी कि एक्सेल ज़्यादा रहा तो एनर्जी स्टोर भी ज़्यादा होती है, और एक्सेल कम रहा तो एनर्जी स्टोर भी कम। और एनर्जी जो डिसिपेटेड जो है ई डी बोलेंगे इसको, ये एनर्जी डिसिपेटेड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं डीसी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर नॉट, क्योंकि जो आर नॉट की वजह से तो एनर्जी डिसिपेटेड होता ही होता है। तो ये आर नॉट जितना ज़्यादा रहेगा एनर्जी डिसिपेटेड भी ज़्यादा रहेगी, एनर्जी वेस्ट भी ज़्यादा रहेगा। और ये यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी उतना ही एनर्जी स्टोर भी ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार यानी फिर हम जब करंट आई अगर पास हुआ, इफ आई करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, देन ये दोनों भी ई कैसा दिया जाता है, देन ई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर एक्सएल, आई स्क्वेयर आर, आर की जगह एक्सएल, और ई डी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर नॉट। फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वेयर एक्सएल डिवाइडेड बाय आई स्क्वेयर आर नॉट, आई स्क्वेयर गेट कैंसल, तो एक्सएल डिवाइडेड बाय आर नॉट। एक्सएल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू इस प्रकार मिलती है, क्यू इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर नॉट। एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर नॉट। तो ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो इससे मालूम पड़ता है एक क्यू फैक्टर का इक्वेशन है, तीनों भी है, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर नॉट, ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर नॉट, और 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर नॉट। और क्यू फैक्टर की वैल्यू एज लो एज 5 टू एज हाई एज 100, इतना कॉइल के क्यू फैक्टर की वैल्यू रहती है। ये वैल्यूज है फ्रॉम इक्वेशन 1, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आर नॉट की वैल्यू अगर स्मॉलर रहेगी तो क्यू फैक्टर की वैल्यू भी, यहाँ फिगर मेरिट की वैल्यू भी हाई रहेगी, हायर द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर एज कंपेयर्ड विथ एक्सएल। आर नॉट की वैल्यू वेरी स्मॉल रहेगी एज कंपेयर टू एक्सएल, तो क्यू फैक्टर की वैल्यू भी हाई रहती है। और हाई क्यू फैक्टर वाला कॉइल हम यूज करते हैं इसमें ट्यून्ड रेडियो रिसीवर सर्किट या फिर आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो रिसीवर सर्किट्स में, इसमें यूज होता है हाई क्यू वाला कॉइल, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो इंक्रीजेस शार्पनेस, यानी कि इंक्रीजेस शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग की शार्पनेस बढ़ाता है, या फिर उसको हम कहते हैं कि सिलेक्टिविटी बढ़ाता है, सिलेक्टिविटी, ट्यून्ड सर्किट मोर सिलेक्टिव, यानी कि सिलेक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि हम ट्यूनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा है सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है, सर्किट की सेंसिटिविटी उसको भी इंक्रीज करता है, इसलिए हम हाई क्यू कॉइल आरएफ रेडियो रिसीवर सर्किट्स में यूज करते हैं। अभी 10th लास्ट है ट्रबल्स इन कॉइल्स। एक ही ट्रबल रहता है जो कि ओपन इन द वाइंडिंग,
हम मल्टीमीटर से या फिर ओम मीटर से वाइंडिंग चेक करेंगे तो ओपन दिखाता है। ओपन मतलब रीडिंग क्या आता है इसका, रीडिंग ओम मीटर से, जो कि वाइंडिंग के अक्रॉस चेक करते हैं, अक्रॉस वाइंडिंग के अक्रॉस उसके लीड्स लगाने के बाद हमको रीडिंग क्या शो करता है, इन्फिनिटी शो करता है। इन्फिनिटी शो करना चाहिए ओपन सर्किट के लिए, रीडिंग इन्फिनिटी फॉर ओपन सर्किट, यानी कि वाइंडिंग अगर ओपन रही हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि उस कॉइल को सर्किट में से डिस्कनेक्ट करना चाहिए। डिस्कनेक्ट, कॉइल को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो अवॉइड करता है, अगर कुछ पैरेलल पाथ हो तो रीडिंग हमारा फॉल्टी आ सकता है। इसलिए हम कॉइल को रीडिंग करने के पहले कॉइल को डिस्कनेक्ट करते हैं सर्किट में से, और फिर निकाल के उसको उसके अक्रॉस, उसके वाइंडिंग के अक्रॉस उसके लीड्स, उसके जो प्रोब्स है वो लगा के हम रीडिंग करते हैं मल्टीमीटर के ओम रेजिस्टर ओम के ऊपर, या फिर ओम मीटर लगाते हैं तो रीडिंग इन्फिनिटी दिखाना चाहिए, इन्फिनिटी। कुछ कॉइल्स यहाँ पे कमर्शियली अवेलेबल कॉइल्स है। यहाँ पे ये जो है जनरल पर्पस यानी कि कॉमन आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर है, जो कि इसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर डीसी सप्लाई लाइन फिल्टरिंग एंड लो पावर स्विचिंग रेगुलेटर एप्लीकेशंस। डीसी सप्लाई में जो लाइन सप्लाई की लाइन है, लाइन डीसी सप्लाई लाइन में फिल्टरिंग का काम करता है, एज अ फिल्टर, और लाइन को स्मूथ रखने के लिए, और कुछ भी अगर कुछ स्पाइक्स वगैरह हो तो, और लो पावर स्विचिंग रेगुलेटर एप्लीकेशंस। स्विचिंग रेगुलेटर जहाँ एप्लीकेशंस में जहाँ पे स्विचिंग रेगुलेटर होता है, स्विचिंग रेगुलेटर जो लो पावर पर ऑपरेट होते हैं, वहाँ पे आरएफ इंडक्टर का यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। और इनकी वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी से 10 मिली हेनरी तक अवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल फ्रॉम 1 माइक्रो हेनरी टू 10 मिली हेनरी। इसके रेंज में इनकी वैल्यूज में ये आते हैं। और ये रेजिन कोटेड स्मॉलर इन साइज, ये रेजिन कोटेड होते हैं और स्मॉलर भी होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। अभी ये जो इंडक्टर्स है, ये लो इम्पीडेंस सर्किट, जिसमें इम्पीडेंस कम हो, जिस सर्किट में इम्पीडेंस लो रहता है, स्मॉल रहता है इम्पीडेंस, उसमें यूज करते हैं। यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग ओवरशूटिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल्स सच एज क्लॉक सिग्नल, और फॉर लिमिटेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजेस। डिजिटल सिग्नल, क्लॉक सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल रहता है, तो उसका ओवर शूटिंग होने से बचने के लिए एनालॉग और डिजिटल अगर कुछ सर्किट में होता है तो उसका जो ओवर शूटिंग ना हो एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर, तो उसके लिए इस ओवर शूटिंग को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए ये लो इम्पीडेंस सर्किट में इस तरह के इंडक्टर्स का यूज होता है, इस तरह के। और हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजेस, नॉइज जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में नॉइजेस अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसको कम करने के लिए, लिमिट में रखने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए भी इस तरह के इंडक्टर्स का यूज होता है। इसका साइज और शेप देख लीजिए आप एक बार। ये जो कॉमन इंडक्टर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर, और साइज ऑफ हर एक का साइज और शेप आप नोटिस कीजिए। और ये लो इम्पीडेंस इंडक्टर्स हैं, जो कि जिसमें एनालॉग डिजिटल जिस सर्किट में चलता है उसमें यूज करते हैं, और शूटिंग ना हो डिजिटल सिग्नल्स का, जैसा कि क्लॉक सिग्नल्स और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में नॉइज को कम करने के लिए यूज होता है। एक्सेल सेपरेशन चोक, एक्सेल यानी कि ये हॉरिजॉन्टली इसको लगवाया जाता है सर्किट में, पीसीबी के ऊपर,
तो एक्सेल सेपरेशन चोक, सेपरेशन यानी कि जो भी नॉइज वगैरह है उसको दबाने के लिए, उसको दबा के रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस चोक का, ये चोक है, कॉइल है। द इंडक्टेंस वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय कलर बैंड्स। इसके ऊपर इसका शेप और साइज नोट कीजिए। तो इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बैंड्स है, यहाँ ये कलर बैंड्स। तो इसके इन कलर बैंड्स के माध्यम से हम इसकी इंडक्टेंस वैल्यू हम गेस कर, अनुमान लगा सकते हैं कितना इंडक्टेंस वैल्यू है। यूज्ड फॉर आरएफ ब्लॉकिंग एंड फिल्टरिंग, डीकपलिंग, इंटरफेरेंस सेपरेशन, एंटीना सिस्टम्स, एनर्जी सेविंग लैंप्स एंड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका एप्लीकेशन वाइडली एप्लीकेशन है। तो ये आरएफ ब्लॉकिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लॉकिंग एंड फिल्टरिंग, ब्लॉक करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी और उसको फिल्टर करने का काम भी करता है। फिल्टर यानी कि साफ करना, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करके उसको साफ करता है, रोक के साफ करता है। और डीकपलिंग, इंटरफेरेंस सेपरेशन, और जो इंटरफेरेंस है, जो भी रुकावट वाले जो सिग्नल्स है उसको दबा के उसको डीकपलिंग यानी कि उसको आइसोलेट करता है। इंटरफेरेंस यानी कि क्या बोलेंगे उसको, इंटरफेयर करने वाले जो इसके जो सिग्नल जो चालू है उसमें जो इंटरफेयर करने वाले जो सिग्नल या फिर कुछ नॉइज वगैरह रहेगा तो उसको दबाने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है। और उसको अलग भी सप्रेस करके उसको अलग करता है। एंटीना सिस्टम्स, एंटीना में यूज होता है। एंटीना जो ट्रांसमीटर से सिग्नल छोड़ने के बाद उसको रिसीव करने का काम करता है, वो सिग्नल रिसीविंग सिस्टम जो है एंटीना, उस एंटीना सिस्टम में इस तरह का चौक का यूज होता है। एनर्जी सेविंग लैंप्स, जिस लैंप में एनर्जी सेविंग के लिए, इस एनर्जी बचत के लिए जो लैंप्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसमें इन चौक का यूज होता है। और ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव यानी कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रिलेटेड कुछ सेक्शन है या फिर कुछ पार्ट्स है उसके अंदर भी इस तरह का चौक का यूज किया जाता है। अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रो हेनरी टू 39 माइक्रो हेनरी, और इनकी वैल्यू की रेंज माइक्रो हेनरी में होती है। 1 माइक्रो हेनरी से 39 माइक्रो हेनरी के बीच की वैल्यूज में ये अवेलेबल रहते हैं। अभी रेडियल यानी कि ए हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर माउंट किया जाता है पीसीबी के ऊपर एक्सियल सेपरेशन चौक, जबकि ये जो रेडियल सेपरेशन चौक है ये वर्टिकली माउंट होता है पीसीबी के ऊपर। यहाँ पे लीड्स दिखाए हैं। तो दीज आर जनरल पर्पज आरएफ चोक्स, यानी कि एक कॉमनली यूज होता है और यूज्ड फॉर पावर डीकपलिंग इन लॉजिक सर्किट्स, आईएफ ट्यूनिंग सर्किट एप्लीकेशंस एंड फिल्टर्स। लॉजिक सर्किट्स में पावर सिग्नल का जो और ये यूज्ड फॉर पावर डीकपलिंग इन लॉजिक सर्किट्स, आईएफ यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड सर्किट एप्लीकेशंस एंड फिल्टर्स एक्सेट्रा। लॉजिक सर्किट्स में जो पावर के जो सिग्नल्स है उसको डीकपल करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए, कपल यानी जोड़ना और डीकपल यानी कि अलग करना, उससे हटाना। और आईएफ लॉजिक सर्किट्स में और आईएफ ट्यून्ड सर्किट एप्लीकेशन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग होने वाले जो सर्किट्स बनाए जाते हैं उसमें इसके एप्लीकेशन होता है। और फिल्टर्स और उसके में एज अ फिल्टर भी लगवाए जाते हैं। द लो क्यू हाई करंट
inductors are used to low medium power DC to DC converters. लो क्यू यानी कि लो क्यू फैक्टर, अभी हाल ही में हमने देखा कि लो क्यू फैक्टर मीन्स हाई डीसी रेजिस्टेंस, और जिसका लो क्यू है, लो फिगर ऑफ लो क्यू है, लो क्यू वैल्यू है, और हाई करंट इंडक्टर्स जिसमें से हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ऐसे इंडक्टर्स जो है वो लो पावर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में यूज होते हैं, जो कि लो पावर पर चलते हैं, या फिर लो टू मीडियम पावर में भी लो से लेके मीडियम पावर तक के जो डीसी टू डीसी यानी कि डीसी सिग्नल इनपुट लेते हैं और डीसी सिग्नल आउटपुट में देते हैं, ऐसे कन्वर्टर सर्किट में भी जो कि लो और मीडियम पावर पर ऑपरेट होते हैं, ऐसे कन्वर्टर सर्किट्स में भी ये लो क्यू और हाई करंट इंडक्टर्स का यूज होता है। और इनके ये जो अवेलेबल रहते हैं वो 100 माइक्रो हेनरी के इनकी वैल्यू रहती है, 100 माइक्रो हेनरी टू 1000 माइक्रो हेनरी। इन वैल्यू के रेंज में हमको मिलते हैं 100 माइक्रो हेनरी टू 1000 माइक्रो हेनरी के वैल्यू में आते हैं। अभी ओपन टोरॉयडल यानी कि खुला टोरॉयडल, यानी कि यहाँ पे वाइंडिंग किया है और इसके जो एंड्स है या फिर इसके जो लीड्स है वो खुले हैं, लीड्स बाहर की तरफ आए हैं यहाँ पे, तो जो कि टोरस की तरह दिख रहे हैं। इसके अपीयरेंस से इसको टोरॉयडल ऐसा कहा गया है। और ओपन यानी कि खुला है, तो तो इसका शेप और साइज देखिए। ओपन टोरॉयडल यूज्ड इन फेज एंगल कंट्रोल एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग एट 240 वोल्ट्स AC। SCR में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SCR जो थायरिस्टर होता है उसमें हमको फेज एंगल कंट्रोल पर उसके माध्यम से हम फेज एंगल को कंट्रोल करते हैं। जो भी सर्किट है या फिर जो है तो उसको जो सिग्नल है उसके फेज एंगल को जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंगल को कंट्रोल करने के लिए फेज के, तो जो 240 वोल्ट्स AC जो नॉर्मल AC का वोल्टेज है 240 वोल्ट्स AC, इस पर ऑपरेट होने वाले जितने भी एप्लीकेशंस है या फिर जितने भी सर्किट्स है, जो सर्किट्स फेज एंगल कंट्रोल करते हैं, फेज के एंगल को कंट्रोल करते हैं, उसमें यूज होता है ओपन टोरॉयडल। और साथ ही साथ इंडक्टेंस वैल्यू इज अबाउट 4 मिली हेनरी एंड द पावर रेटिंग इज 100 वैट्स। इसकी इंडक्टेंस वैल्यू जो है एल की वैल्यू 4 मिली हेनरी इतना रहता है, और पावर रेटिंग, इसका पावर रेटिंग भी दिया जाता है 100 वैट्स। 100 वैट्स में वैट्स पावर के साथ ये अवेलेबल आते हैं ये ओपन टोरॉयडल। अभी सरफेस माउंट इंडक्टर्स, SNT इंडक्टर्स, सरफेस माउंट यानी कि इनको लीड नहीं होता, सीधा PCB पर माउंट होता है। तो इसका शेप और साइज, इसका अपीयरेंस आप नोटिस कीजिए, इस प्रकार दिखते हैं ये। FP4 लिखा है इस पर। यूज्ड इन सर्किट्स रिक्वायरिंग अ शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्यू टू द हाई Q फैक्टर। द Q इज यूजुअली अराउंड 25। जिस सर्किट्स में शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की जरूरत है, यानी कि एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वेरी शार्प, यानी कि स्पीड में एकदम करेक्टली जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जिस सर्किट्स में उसकी जरूरत होती है, वैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, तो उस सर्किट्स में इसको यूज किया जाता है ड्यू टू द हाई Q फैक्टर। इनकी Q फैक्टर हाई रहती है। द Q इज यूजुअली अराउंड 25 के आसपास इनकी
क्यू की वैल्यू रहती है, क्यू फैक्टर की वैल्यू यूज्ड इन कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड पोर्टेबल इक्विपमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उसमें ये यूज होते हैं। साथ ही साथ व्हीकल्स, जो ऑटोमेटिव व्हीकल्स रहते हैं उसमें जो सिक्योरिटी के लिए जो सिस्टम्स लगवाया जाता है, जो सिस्टम यानी कि सर्किट, उसमें ये यूज होता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी यूज होता है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी कि कम्युनिकेशन का जो भी सिस्टम है उसके अंदर कम्युनिकेशन जैसा कि टेलीफोन या फिर मोबाइल, जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम से उसमें जो सिस्टम्स लगवाया होता है उसके अंदर भी इन SMT इंडक्टर्स का खूब इस्तेमाल होता है। अभी कॉमन मोड यानी कि नाम से पता चलता है कि कॉमन कुछ तो टर्मिनल वगैरह रहेगा इसमें। तो इसका शेप, साइज और अपीयरेंस इस प्रकार है, नोटिस कीजिए। तो ये कॉमन मोड इंडक्टर है, इन कॉमन मोड कॉइल है, यानी कॉमन मोड यानी कॉमन में कुछ ऑपरेट करता होगा। तो दीज आर PCB माउंटिंग फ्रेम इंडक्टर्स। ये PCB पर माउंट हो सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू वगैरह दिया है यहाँ पे, तो ये PCB पर माउंट करने के लिए इसको बनवाया जाता है। इस तरह ये 4 स्क्रू दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह यहाँ पे ये टाइट यानी कि स्क्रू टाइट से ये लगवाए जाते हैं, नॉट सोल्डरिंग से नहीं, सीधा माउंट किया जाता है PCB के ऊपर। यूज्ड इन कंप्यूटर्स, वेंडिंग मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एक कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट्स है उसमें यूज होता है, PC में, कंप्यूटर्स में। वेंडिंग मशीन्स उसके अंदर भी इनका यूज होता है। वो मशीन्स के अंदर का जो सर्किट रहता है उसमें। और इंस्ट्रूमेंटेशन जहाँ पे इनपुट आउटपुट्स रहते हैं और फील्ड डिवाइसेस रहते हैं उसके अंदर भी इन कॉमन मोड इंडक्टर्स का यूज किया जाता है। द वोल्टेज रेटिंग इज 250 वोल्ट्स AC, और ये 250 AC वोल्टेज 250 वोल्टेज, इस पर ये इनका वोल्टेज रेटिंग रहता है, यानी कि सिंगल फेस। अभी डिफरेंशियल मोड, एक कॉमन मोड यानी कि यहाँ पे समझ में आए, ये वाइंडिंग कंटिन्यूसली वाइंड किया गया है कोर के ऊपर, जो बीच में टेप जैसा कुछ तो लगवाया है। तो ये इसको कॉमन मोड, इस तरह हम इसके शनाख्त कर सकते हैं। और डिफरेंशियल मोड यानी कि एक ही कोर पर 2 वाइंडिंग बनवाए, L1 होगा, L2, ये इसको डिफरेंशियल मोड बोलते हैं, अलग अलग। दीज आर PCB माउंटिंग फ्रेम इंडक्टर्स। ये भी माउंट किया जा सकता है स्क्रू टाइट PCB के ऊपर। यूज्ड इन कंप्यूटर्स, वेंडिंग मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये भी कंप्यूटर, वेंडिंग मशीन्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होता है। और इनका भी 250 250 वोल्ट्स AC वोल्टेज रेटिंग रहती है। तो दोनों ही सेम है, सिर्फ मोड अलग अलग है। कॉमन मोड कहलाएगा और ये डिफरेंशियल मोड कहलाएगा। तो दोनों का यूज सेम है और वोल्टेज रेटिंग भी सेम है और लगवाने का तरीका भी सेम है PCB के ऊपर। अभी ये SMT फिक्स्ड इंडक्टर। SMT यानी कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, यानी कि सीधा सरफेस पर, PCB के सरफेस पर हम लगवा सकते हैं। SMT फिक्स्ड इंडक्टर, फिक्स्ड यानी कि फिक्स्ड वैल्यू इंडक्टर, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या ये इसका शेप, साइज और अपीयरेंस इस प्रकार है। ये उल्टा करके दिखवाया, ये सीधा है, तो इस तरह ही लगवाते हैं, या फिर इस तरह। तो ये उल्टा और सीधा करके दिखवाए। कैन हैंडल हाई करंट, वाइड इंडक्टेंस रेंज एंड आर सुटेबल फॉर नॉइज फिल्टरिंग DC to DC कन्वर्टर्स।
ये हाई करंट को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर से हाई करंट भी फ्लो हो सकता है और इनको कुछ नुकसान नहीं उससे। वाइड इंडक्टेंस रेंज, इनकी इंडक्टेंस रेंज यानी कि ये इंडक्टेंस वैल्यूज की रेंज जो है ये कम से कम लेके ज़्यादा वैल्यू तक हमको वाइड इंडक्टेंस रेंज में मिलते हैं। इनकी वैल्यूज की रेंज ज़्यादा रहती है और ये आते हैं उसमें। एंड आर सुटेबल फॉर नॉइज फिल्टरिंग, नॉइज को फिल्टर करने, नॉइज को फिल्टर करने के लिए, यानी कि सिग्नल में से नॉइज को हटाने के लिए इसका यूज होता है। साथ ही साथ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, जिसमें डीसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसी सर्किट्स में भी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट्स में भी इसका यूज होता है एसएमटी फिक्स्ड इंडक्टर्स का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।